तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान जो कि आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, उसके अध्याय 5 का हम लोगों ने जो थ्योरिकल जितने भी टॉपिक थे लगभग सभी को हमने कवर कर लिया है। अब आज के इस वीडियो में आपके अभ्यास प्रश्न के जो भी आंकिक सवाल हैं, उन आंकिक सवालों को एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विथ लॉजिक, विथ कंसेप्ट समझने वाले हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके प्रश्नावली का सवाल नंबर 1 है, कहता है कि निम्नलिखित पर कार्यरत नेट बल का परिमाण व उसकी दिशा। देखिए, जो बल आपका है, बल आपका कैसी राशि है? बल आपकी सदिश राशि है। तो सदिश राशि हमेशा दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला तो इसका परिमाण, मैग्नीट्यूड, और दूसरा इसका डायरेक्शन यानी कि इसकी दिशा। फोर्स को व्यक्त करने के लिए हमेशा दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक तो उसका क्या, मैग्नीट्यूड, और दूसरा उसका क्या, दिशा। तो ये दो चीज़ों की जरूरत है और दोनों चीज़ों को हमें क्या करना है, बताना है। बल की दिशा को बताना है। तो जिसमें से पहला, इसका पहला प्रश्न है, पहले का आंसर यानी फर्स्ट पार्ट, पहले का पहला पार्ट है कि एक समान चाल से नीचे गिरती वर्षा की कोई बूंद। देखिए, मैं आपको बता दूं कि न्यूटन के गति का हम लोगों ने दूसरा नियम पढ़ा है, जो कि है आपका F बराबर ma। तो इसमें से अगर सपोज कीजिए कि यदि आपका जो त्वरण है, त्वरण का मान अगर 0 हो जाता है, त्वरण का मान अगर 0 हो जाता है, तो लगने वाले बल की अगर हम गणना करें तो F बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू त्वरण का मान क्या है, 0। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन a। तो a का मान अगर 0 हो जाएगा और 0 में किसी संख्या से गुणा होता है तो कितना होता है, 0 होता है। तो इसलिए जब कभी भी अगर अत्वरित वस्तु हो, अर्थात कहने का मतलब कि उसके अंदर अगर त्वरण न हो, तो उस पर लगने वाला जो बल होगा उसका मान कितना होगा, 0 होगा। अब देखिए, हमें बताना है कि एक समान चाल से नीचे गिरती वर्षा की बूंद। तो चूंकि देखिए, वर्षा की जो बूंद है एक समान चाल से नीचे गिर रही है, उसके चाल में, उसके वेग में जो परिवर्तन है वह तो हो नहीं रहा है। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो यानी a का मान कितना है, 0 है। a का मान क्या है, 0 है। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि तो देखिए, हमने इसका उत्तर क्या लिखा कि चूंकि वर्षा की बूंद एक समान चाल से नीचे गिर रही है, अर्थात त्वरण a का मान कितना है, 0 है, अतः उस पर लगने वाले बल का मान कितना होगा, 0 होगा। अगर बल का मैग्नीट्यूड 0 है, अर्थात कहने का मतलब उस पर कोई भी बाह्य बल आरोपित नहीं हो रहा है, अगर कोई भी जब बाह्य बल नहीं होगा तो उसकी दिशा भी नहीं होगी। बात खत्म। पहला पार्ट इस तरह से कंप्लीट हुआ। दूसरे पार्ट में आपका है कि जल में तैरता एक 10 ग्राम संहति का कोई कार्क यानी कोई टुकड़ा। अगर देखिए, सपोज कीजिए कि कोई अगर 10 ग्राम का टुकड़ा है और जल में तैर रहा है, 10 ग्राम का अगर टुकड़ा है, जल में तैर रहा है, तो यहाँ पे यह जल के सतह पर इसके नीचे की ओर तो भार बल लग रहा है mg, और जितना यह mg नीचे की ओर लग रहा है, उतना ही जल का उत्प्लावन बल इसके प्रतिक्रिया के रूप में n लग जा रहा है। इसलिए टुकड़ा ना तो नीचे जा रहा है पानी के और ना ही ऊपर आ रहा है, यानी पानी की सतह पर तैर रहा है। तो जब टुकड़ा नीचे नहीं जा रहा है, जब टुकड़ा ऊपर नहीं जा रहा है, अर्थात किस अवस्था में है, विराम की अवस्था में है। अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो उस पे त्वरण का मान कितना होगा, 0 होगा। उसके त्वरण का मान कितना होगा, 0 होगा। तो यहां दूसरे में हम लिखेंगे, अगर त्वरण 0 होगा तो लगने वाला बल भी कितना होगा, 0 होगा। अगर लगने वाला बल 0 होगा तो उसकी दिशा भी क्या होगी, भाई बल ही नहीं है तो दिशा कहां से होगी। तो अब आइए इसके लैंग्वेज को लिखते हैं। तो
दूसरे का आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि तैरते हुए वस्तु का भार जल के उत्प्लावन बल के द्वारा क्या कर दिया जा रहा है, संतुलित कर दिया जा रहा है, यानी कि n बराबर क्या है आपका mg है, यानी इसके अलावा कोई भी बाहर से बल नहीं लग रहा है। अतः a का मान कितना है, 0 है, और a का मान 0 हो जाने से बल का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप दूसरे पार्ट को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में इसका तीसरा है कि कुशलता से आकाश में स्थिर रोकी गई कोई पतंग। देखिए, अगर कोई भी वस्तु या कोई भी पतंग अगर आकाश में रुकी हुई है, अगर रुकी हुई है तो वह किस अवस्था में है, विरामावस्था में है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई गति हो नहीं रही है, और गति अगर नहीं हो रही है, गति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसमें भी त्वरण कितना होगा, 0 होगा। तो उस पर लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो तीसरा का उत्तर लिखेंगे कि मुक्त अवस्था में तो देखिए, तीसरे का हम उत्तर इस प्रकार से लिख लेंगे कि मुक्त अवस्था में आकाश में रुकी हुई पतंग द्वारा क्या हो रही है, कोई भी गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई भी परिवर्तन गति में नहीं हो रहा है, अतः त्वरण 0 होगा और बल भी क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से हम तीसरा लिख सकते हैं। डी पार्ट आपका है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से ऊबड़ खाबड़ सड़क पर कोई कार गतिमान है। देखिए, एक चीज इसमें दे रखा है, क्या इसमें दे रखा है कि यह एक समान चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है। चाहे रोड ऊबड़ खाबड़ हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन इसके चाल में, इसके वेग में कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए इसमें त्वरण का मान कितना होगा, 0 होगा, और त्वरण का मान 0 होने से इस पर लगने वाले बल का भी मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे तो देखिए, इसका उत्तर हम लिख लेंगे कि चूंकि कार कैसे चल रही है, एक समान गति से चलायमान है, एक समान गति से चल रही है, अर्थात त्वरण 0 होने की वजह से उस पर लगने वाला बल भी क्या होगा, 0 होगा। अगले क्रम में ई आपका है कि सभी गुरुत्वीय पिंडों से दूर तथा वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से मुक्त अंतरिक्ष में तीव्र चाल वाला इलेक्ट्रॉन। देखिए, वह वैद्युत क्षेत्र से भी मुक्त है, और वैद्युत क्षेत्र से मुक्त होने की वजह से उस पर वैद्युत बल नहीं लग रहा है। भाई, अगर वह परमाणु नाभिक के पास होता तो उसमें क्या होता, प्रोटॉनों के कारण उसमें क्या होता, एक बल लगता जिसको हम नाभिकीय बल कहते हैं, तो उससे भी मुक्त है। और उसके पास अगर कोई वैद्युत क्षेत्र उपलब्ध होता तो वह भी इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करता, बल लगाता। अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र होता तो वह भी इलेक्ट्रॉन पर बल लगाता। लेकिन इन सब बलों से क्या है, वह मुक्त है, और इन सब बलों से मुक्त होने के कारण उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का बाह्य बल नहीं लग रहा है। तो इसलिए उसका भी बल क्या आपका होगा, 0 होगा। तो इसका लिख लेंगे आपका ई का तो प्रश्न संख्या 2 आपका है, कह रहा है कि 0.5 केजी संहति का कोई कंकड़, यानी कि कंकड़ का जो द्रव्यमान आपका m बराबर दिया है 0.5 केजी का दिया है, और g का मान हम जानते हैं कितना होता है, 10 होता है। हालांकि जो g का मान होता है वह पृथ्वी पर कितना होता है, 9.8 होता है, लेकिन इसको हम क्या मानते हैं, लगभग 10 के बराबर मानते हैं। लगभग कितना मानते हैं, 10 के बराबर मानते हैं, जो कि ऊपर की ओर फेंका गया है। नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति में कंकड़ पर लग रहे नेट बल का परिमाण और दिशा आपको ज्ञात करना है, जिसमें से पहला कंडीशन आपका है कि ऊपरी मुखी गति के समय, ऊपरी मुखी गति के समय, यानी कि कंकड़ जब क्या कर रहा हो, जैसे जब कंकड़ को फेंका जाएगा तो सबसे पहले कंकड़ ऊपर जाएगा, एक स्थिति तक ऊपर पहले जाएगा, उसके बाद से फिर से नीचे आना शुरू कर देगा। तो ऊपरी मुखी गति यानी कि जब कंकड़ कहाँ नीचे से क्या कर रहा हो, ऊपर की ओर गति कर रहा हो, तब की बात कर रहा है। तो अगर कंकड़ नीचे से ऊपर की ओर गति कर रहा है तो देखिए, कंकड़ को क्या कर रही है, धरती माता उसके भार के कारण उस पर क्या लगा रही है, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के अधीन में गति कर रहा है। जब कभी भी पृथ्वी द्वारा गुरुत्वीय त्वरण लगाया जाता है तो जो यहाँ पे हम बल का फार्मूला पढ़े हैं ना, F बराबर ma, वहाँ पे जो
ए होता है, इसके जगह पे क्या अप्लाई होता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी, जिसका मान कितना होता है 10 होता है। तो यहां पर लगने वाला बल जो होगा वह इसके भार बल mg के बराबर होगा, यानी भार बल को हम w से प्रदर्शित करते हैं और w बराबर आपका होता है mg। जो इस पर जब पत्थर नीचे से ऊपर की ओर गति करेगा तो इस पत्थर पर कौन सा बल लगेगा, उसका भार बल लगेगा। तो उस पर कौन सा बल लगेगा, भार बल, जो कि होता है mg। तो यहां से f का मान अगर ज्ञात करें तो m का मान कितना दिया है 0.5 और g का मान कितना होता है 10, और 10 में 5 का गुणा होगा, सॉरी 0.05 है क्या, हाँ 0.05 है, यह कितना है 0.05 है। तो 0.05 में अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो 0. कितना आ जाएगा 5 न्यूटन, यानी F बल का मान जो लग रहा है 0.5 न्यूटन का लग रहा है। और वो भी किस, इसकी दिशा क्या है, नीचे की ओर। जो आपका भार बल है ना, कभी भी हमेशा कहाँ लगता है, नीचे की ओर लगता है। तो भार बल कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर, भार बल कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। अब देखिए इसका बी पार्ट जो है कह रहा है अधोमुखी गति। अधोमुखी गति का मतलब ऊपर से नीचे की ओर गति। तो यह कंकड़ जब ऊपर से नीचे की ओर गति करेगा, ऊपर से नीचे की ओर गति करेगा, तो भी इस पर कौन सा बल लगेगा, mg लगेगा। तो भी इस पर कौन सा बल लगेगा, mg लगेगा। तो F का मान कितना हो जाएगा, mg का मान कितना आया 0.5 न्यूटन से यह कहाँ गिरेगा, नीचे की ओर। कहाँ गिरेगा, नीचे की ओर। अगला इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट कहता है कि उच्चतम बिंदु पर जहां क्षण भर के लिए यह विराम में होता है। देखिए जब कंकड़ ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है तो एक निश्चित समय पर जाकर के वहीं क्या करता है, रुक जाता है और वहां से फिर कहाँ चला आता है, नीचे की ओर गति करने लगता है। तो ठीक उसी क्षण की बात कर रहा है कि तब वह किस में रहता है, विराम में। भाई एक समय इसका ऐसा आएगा कि यह यहीं पर जाकर के रुक जाएगा और वहीं से धीरे धीरे फिर से नीचे आना शुरू कर देगा। तो उस टाइम में क्या है, विराम की अवस्था में है। यदि कंकड़ को 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो क्या आपके उत्तर में कोई परिवर्तन होगा। अब देखिए मान लेते हैं कि यहां तक कंकड़ गया और यहां पर जाकर के एक पल के लिए रुक गया और वहीं से इसको हमने क्या किया, 45 डिग्री के कोण पर हमने फेंक दिया। तो यहां से अगर इसको 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया गया, फेंका गया, तब आपके उत्तर में क्या परिवर्तन होगा, तब हमारे उत्तर में यही परिवर्तन होगा। देखिए यहां से जब इसको 45 डिग्री के कोण पर क्या किया गया, फेंका गया, तो देखिए इसमें तब दो प्रकार की गति हो रही है। एक तो आपका ये जो कंकड़ है इधर की ओर चल रहा है, भाई यहां से फेंका गया था, यहां चल के आ गया, यानी क्षैतिज इधर की ओर भी चल रहा है और ऊपर से नीचे भी आ रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे भी आ रहा है, ऊर्ध्वाधर गति भी कर रहा है और बाएं से दाएं भी चल रहा है, सॉरी दाएं से बाएं भी चल रहा है, यानी क्षैतिज गति भी कर रहा है। तो दो प्रकार की गति हो रही है। तो देखिए इसमें देखिए अगर क्षैतिज गति की बात करें हम, तो क्षैतिज गति अगर यहां से देखा जाए तो यह एक समान गति कर रहा है। तो इसमें क्षैतिज गति में त्वरण का मान, ए का मान कितना है, 0 है, क्योंकि एक समान गति में गति की अवस्था यानी कि इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और वेग में परिवर्तन 0 का मतलब है कि उसमें त्वरण कितना है, 0 है। और त्वरण 0 होने का मतलब है कि इसमें क्षैतिज में लगने वाला बल कितना है, 0 है। लेकिन ऊर्ध्वाधर में जो लगने वाला बल है वह कितना होगा, mg होगा। तो लिखेंगे हम यहां, चूंकि तो देखिए हमने लिखा है कि चूंकि कण एक समान वेग से गति कर रहा है अतः उसके क्षैतिज में त्वरण क्या होगा, 0 होगा, परंतु ऊर्ध्वाधर त्वरण 0 नहीं होगा, वह 0.5 के वेग से, सॉरी 0.5 के बल से क्या करेगा, वह नीचे की ओर गति करेगा। तो इस तरह से हम दूसरे पार्ट को हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 में हमने ये सीखा कि अगर एक समान चाल से वह उसे अगर किसी भी पिंड को ऊपर फेंका जाएगा तब उसके साथ बल के साथ क्या होगा, और उसको अगर वहां पे ले जाकर के किसी कोण पर फेंक दिया जाए तब क्या होगा, और वह ऊपर से जब नीचे की ओर गति करेगा तब क्या होगा। तो इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट होता है। अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या
3। देखिए प्रश्न संख्या 3 कहता है कि 0.1 केजी संहति का, यानी कि इसमें भी द्रव्यमान का मान m का मान कितना दिया है 0.1 केजी, और g का तो जरूरत हमें पड़ेगा ही, जिसका मान कितना होता है 10 होता है। संहति के पत्थर पर कार्यरत नेट बल का परिमाण व उसकी दिशा निम्नलिखित परिस्थितियों में ज्ञात कीजिए, जिसकी पहली परिस्थिति है कि पत्थर को स्थिर रेलगाड़ी की खिड़की से तुरंत गिरने के तुरंत पश्चात, यानी कि आपकी रेलगाड़ी जो है, एक रेलगाड़ी है जो कि स्थिर है यानी कि रुकी हुई है। रेलगाड़ी क्या कर रही है, रुकी हुई है, और रुकी हुई रेलगाड़ी के खिड़की से हम क्या करेंगे, पत्थर को नीचे की ओर फेंकेंगे। तो जब पत्थर को हम नीचे की ओर फेंकेंगे तो यह पत्थर सीधा सीधा नीचे की ओर गति करेगा, और किस बल के प्रभाव में, अपने भार बल के प्रभाव में, यानी mg के प्रभाव में गति करेगा। तो a का यहां से आ जाएगा, चूंकि लिखा कि चूंकि रेलगाड़ी क्या है, रुकी हुई है, से पत्थर फेंकने से अपने वह क्या करेगा, अपने भार बल के प्रभाव में नीचे की ओर गति करेगा, यानी कि जो F का मान होगा वह उसके किसके बराबर होगा, भार बल W के बराबर होगा। और भार बल W यहाँ से क्या निकल के आएगा, M का मान कितना दिया है 0.1 और इनटू G का मान कितना है 10। तो यहाँ से क्या आ गया 1 न्यूटन, यानी 1 न्यूटन के बल से वह क्या करेगा, नीचे की ओर गति करेगा। 1 न्यूटन के बल से वह क्या करेगा, नीचे की ओर गति करेगा। अब देखिए इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट आपका कहता है कि पत्थर को 36 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से गतिशील किसी रेलगाड़ी के खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात। अब देखिए ये रेलगाड़ी जो रुकी हुई थी, अब यह क्या कर रही है, 36 km प्रति हावर्स की रफ्तार से क्या कर रही है, चल रही है, और खिड़की के तुरंत पश्चात क्या किया जाता है, पत्थर को गिराया जाता है। तो देखिए चूंकि अगर रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो यहाँ से जब पत्थर गिराया जाएगा तो पत्थर इस प्रकार से क्या करेगा, गति करेगा। इस प्रकार से पत्थर क्या करेगा, गति करेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि रेलगाड़ी एक समान वेग से चल रही है। कैसे चल रही है, एक समान वेग से चल रही है। और जब रेलगाड़ी एक समान वेग से चल रही है तो इसके क्षैतिज घटक में किसी भी प्रकार के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि रेलगाड़ी कैसे चल रही है, एक समान वेग से। तो इसके क्षैतिज में वेग में परिवर्तन ना होने का मतलब यह है कि इसका त्वरण कितना है, 0 है। वेग में परिवर्तन 0 तो त्वरण 0, और त्वरण 0 है तो F का मान क्या है, 0 है। एक बात साफ हो गई कि ये पत्थर जो क्षैतिज में गति कर रहा है, इधर की ओर जो गति कर रहा है, उस पर तो कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, उस पर क्षैतिज लगने वाला बल क्या है, 0 है। किंतु यह पत्थर क्या है, नीचे की ओर अपने भार बल के प्रभाव में क्या करेगा, गति करेगा, और भार बल उसका कितना है, 1 न्यूटन है। तो यहां से हम एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, लिखा है कि रेलगाड़ी एक समान वेग या चाल से क्या कर रही है, गतिमान है। अतः पत्थर फेंकने पर उसका क्षैतिज घटक, देखिए तुरंत बाद की स्थिति है ना, तो यहां पर लिख लीजिएगा कि फेंकने के तुरंत बाद, पत्थर फेंकने के तुरंत बाद उसका क्षैतिज घटक क्या होगा, अत्वरित रहेगा, यानी त्वरण कितना रहेगा, 0 रहेगा। किंतु पत्थर 1 न्यूटन के बल से क्या करेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर क्या करेगा, गति करेगा, जहां पे 1 न्यूटन कहां से आया आपका, F बराबर mg से। तो इस तरह से इसका बी वाला पार्ट, जो सी पार्ट है, कहता है कि पत्थर के 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिशील किसी रेलगाड़ी के खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात। देखिए आपको सवाल इसी प्रकार से घुमाता है, देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन सवाल को ध्यान से पढ़िए। जब तक सवाल नहीं समझ में आता है तब तक पढ़िए। अगर सवाल समझ में आ जाता है तो आपको लगाने में, उसको हल करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए सवाल को 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़िए।
पढ़िए, जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़िए। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है कि जो रेलगाड़ी आपकी है ना, रेलगाड़ी जो आपकी है वह 1 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से क्या है, त्वरित है। ये जो रेलगाड़ी है इसमें त्वरण ए का मान कितना है, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, त्वरण का मान है। अब देखिए चूंकि 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित तो है, लेकिन अगर इसमें अगर हम पत्थर को क्या करते हैं, फेंकते हैं, तो अगर फेंकने के तुरंत पश्चात देखें तो फेंकने के तुरंत पश्चात इसके क्षैतिज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्षैतिज के त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा फेंकने के तुरंत पश्चात। तो फेंकने के तुरंत पश्चात इसके क्षैतिज त्वरण में ए के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिस पे लगने वाला बल यानी एफ का मान कितना होगा, 0 होगा। किंतु यह पत्थर क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर गति कर रहा है, जो किस बल के प्रभाव में गति कर रहा है, इसके भार बल mg के प्रभाव में गति कर रहा है। तो इस पर भी क्या होगा, भार बल ही काम करेगा, यानी F बराबर कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो F का मान यहाँ से 0.1 इंटू 10 यानी F का मान 1 न्यूटन होगा, जो कि कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। एक इसका चाहे तो आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमने लिखा है कि रेलगाड़ी 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से त्वरित गति कर रही है, परंतु पत्थर को फेंकने के तुरंत पश्चात उसका त्वरण जो कि क्षैतिज त्वरण 0 होगा और पत्थर mg के प्रभाव में आकर के कहाँ गति करेगा, नीचे की ओर गति करेगा। नेक्स्ट पार्ट आपका डी पार्ट है, कह रहा है कि पत्थर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। पत्थर 1 मीटर से प्रति सेकंड के त्वरण से गतिशील है, किसी रेलगाड़ी के फर्श पर पड़ा है। मतलब 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से रेलगाड़ी तो गतिशील है और इसके फर्श पर कहीं पे पड़ा हुआ है पत्थर। तो अगर इसके फर्श पे पत्थर पड़ा है, यानी कि पत्थर अगर रेलगाड़ी के सापेक्ष में देखा जाए तो विराम की अवस्था में है। विराम कहने का मतलब यह है कि इस पर जो mg लग रहा है वह क्या है, वह प्रतिक्रिया बल n के क्या है, बराबर है। यानी इसके mg को अब क्या है, प्रतिक्रिया बल n इसको क्या करता है, संतुलित कर देता है। तो यहाँ अब mg का लगने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि mg को संतुलित कर दे रहा है n। अब चूंकि पत्थर रेलगाड़ी पर पड़ा हुआ है और रेलगाड़ी 1 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के त्वरण से क्या हो रही है, त्वरित हो रही है। अतः पत्थर पर लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू ए, और m का मान कितना है 0.1 और त्वरण a का मान कितना है 1, तो यह कितना हो जाएगा 0.1 न्यूटन। कितना बल लगेगा उस पर, 0.1 न्यूटन। तो इस पे आप एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि चूंकि पत्थर रेलगाड़ी की फर्श पर पड़ा है, अर्थात रेलगाड़ी के सापेक्ष विराम की अवस्था में है, अतः उसके भार बल को प्रतिक्रिया बल क्या करता है, संतुलित करता है। परंतु रेलगाड़ी के त्वरण के कारण उस पत्थर पर लगने वाले त्वरण का मान 1 होगा, अतः लगने वाला बल कहाँ होगा, कितना होगा, 0.1 न्यूटन के बराबर होगा। 1 न्यूटन के बराबर होगा। और कहाँ होगा, आगे की ओर। दिशा कहाँ होगी, आगे की ओर, क्योंकि रेलगाड़ी कहाँ चल रही है, आगे की ओर जा रही है। यानी रेलगाड़ी पर बल कहाँ लग रहा है, आगे की ओर लग रहा है। और हमेशा जो लगने वाले बल की दिशा होती है, त्वरण की जो दिशा होती है, वही दिशा किसकी होती है, बल की भी होती है। तो इस तरह से हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।